हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आज के टॉप 30 क्वेश्चंस देखिए क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, यानी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मतलब होता है, कार्बन का जो संकेत है वो क्या है बच्चों, सी। कार्बन का संकेत होता है सी। ठीक है, और ऑक्साइड को डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, कार्बन को सी से और ऑक्साइड को, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, इसको ओ से डिनोट करते हैं। यहां पर ये डाई लगा हुआ है, डाई का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, तो इस तरीके से ये मिलकर बन जाएगा CO2, यानी कार्बन एक है और ऑक्सीजन दो, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है पौधों के अंदर, तो उसमें CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to test for the presence of starch, यानी निम्न में से कौन स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण, यानी जैसे कोई सोल्यूशन है या कोई यौगिक है, तो उसमें स्टार्च का टेस्ट करने के लिए कि इसमें स्टार्च है या नहीं है, तो उसका टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन देखिए, पहला आयोडीन सोल्यूशन, सेकेंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन, और थर्ड सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट, फोर्थ है कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है, ग्लूकोज का स्टार्च का परीक्षण करने के लिए, स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, which of the following compounds is used as a disinfectant, यानी निम्न में से किस यौगिक को कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कीटाणुनाशक मतलब किसी, कोई खाद्य पदार्थ है उसमें कीटाणु है, ठीक है, या जल में कीटाणु होते हैं, ठीक है, जो टैंक का पानी होते हैं उसमें बैक्टीरियास होते हैं, तो उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये NaCl होता है, जिसे साधारण नमक या टेबल सॉल्ट बोलते हैं। सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। ठीक है, इसका प्रयोग, इसका जो साधारण नाम होता है वो क्या होता है बच्चों, खाने का सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O होता है, ये धावन सोडा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, यानी जो यौगिक हैं, ठीक है, एक ऐसा यौगिक जिसे कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है वह क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, which of the following is a characteristics of alkaline earth metals, यानी निम्न में से कौन सी विशेषता क्षारीय मृदा धातुओं की है। ठीक है, यानी क्षारीय मृदा धातुओं की विशेषता क्या है। देखिए, पहला है दे आर हाईली रिएक्टिव, यानी ये बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। सेकंड, दे आर नॉन रिएक्टिव, यानी ये क्रियाशील नहीं होते हैं। थर्ड, दे आर सॉफ्ट एंड मेलेबल, यानी ये सॉफ्ट और मुलायम होते हैं, मुलायम। ठीक है, और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के खराब चालक होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे,
इसमें से एक ऐसी विशेषता है जो कि क्षारीय मृदा धातुओं की है, उसे देखना है। देखिए, क्षारीय मृदा धातुएं ये जो होती हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है। ये दूसरे कंपाउंड से बहुत ही जल्द रिएक्शन कर लेती हैं, इसलिए ये अत्यधिक प्रक्रियाशील होती हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, ठीक है। ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? देखिए, कैल्शियम मीन्स Ca, जो कैल्शियम का साइन होता है Ca होता है, और कार्बोनेट को हम CO3 से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं? CO3 से लिखते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ठीक है। देखिए, बी ऑप्शन क्या है? CaCl2, ये कैल्शियम क्लोराइड होता है। C कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, और CaO यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो कि बिना बुझा चूना होता है, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करा देंगे तो ये बुझा चूना बन जाएगा, जिससे CaOH का होल ट्वाइस लिखते हैं, और इसका नाम क्या हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस, यानी निम्न में से क्या आदर्श गैस है? निम्न में से आदर्श गैस कौन सी है? देखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन और कार्बन, ठीक है। आदर्श गैस क्या होता है समझिए। देखिए, आदर्श गैस वह गैस होती है जो कि नॉन रिएक्टिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। बिकॉज इनके आयंस नहीं होते हैं, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, क्योंकि इनके जो अंतिम कोश होता है, लास्ट कोश, लास्ट सेल यानी अष्टक, वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये नॉन रिएक्टिव गैस होती हैं, ठीक है। इनमें से देखिए कौन सी नॉन रिएक्टिव गैस है? नाइट्रोजन एक रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी रिएक्शन करती है और कार्बन भी। तो इसमें नियोन कौन सी गैस है? नियोन। नियोन गैस जो है वो आदर्श गैस होती है, ठीक है। कुछ आदर्श गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये सभी क्या है? आदर्श गैस यानी नोबल गैस होती है। इन्हें नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ए हैलोजन, निम्न में से कौन सा तत्व एक हैलोजन है? देखिए, हैलोजेंस, हैलोजेंस क्या होते हैं? देखिए, जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी के 7th ग्रुप में, 17th, कौन से ग्रुप में? 17, 17वें समूह में जो पाए जाते हैं एलिमेंट्स, वो सभी हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं, जिसमें जैसे F, क्या? FCl, Br और I, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये सब क्या है? ये हैलोजेंस होती है। क्या होते हैं बच्चों? हैलोजेंस होती है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए, सोडियम, सोडियम हैलोजन नहीं है। क्लोरीन, ये हमारा क्या है? हैलोजेंस होगा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following compounds is used in making soap, निम्न में से
किस यौगिक का प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, मेकिंग सॉप, सॉप मतलब साबुन, ठीक है, साबुन बनाने के लिए किस कंपाउंड का उपयोग करते हैं? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। देखिए, जो साबुन होता है, सॉप जो होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, इसलिए साबुन में क्या होते हैं? क्षार होते हैं। देखिए, साबुन जो होता है वो कैसा होता है? स्लिपरी होता है, फिसलनदार होता है, ठीक है, तो इसलिए उसमें क्या होता है? वो क्षार से मिलकर बना होता है। अब इसमें देखिए कौन सा क्षार है, और जो क्षार होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्षार क्या होते हैं? जिसमें OH माइनस आयन आता है, और अम्ल जो होते हैं वो H प्लस आयन होते हैं, ठीक है, ये एसिडिक होते हैं, ये बेस होते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaOH, ये क्या है? एक क्षार है, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन है, इसलिए क्या है? एक क्षार है जिसका प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाकी ये तीनों देखिए, ये सभी अम्ल है। H2SO4 ये भी एसिड है, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड भी अम्ल है यानी एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड है, ठीक है, ये तीनों एसिड है क्योंकि इसमें सभी में H प्लस आयन पाए जाते हैं, और इसलिए इसका प्रयोग साबुन बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी निम्न में से कौन सा एक मजबूत अम्ल है? ठीक है, मजबूत अम्ल कौन सा है? देखिए, मजबूत अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, जिसमें जो सबसे शक्तिशाली एसिड है, ठीक है। देखिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? देखिए, फार्मूला भी जानते रहिए, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl होता है। फॉर्मिक एसिड ये क्या होता है? HCOOH। और सिट्रिक एसिड ये क्या होता है? नींबू में पाया जाता है, ठीक है, खट्टे पदार्थों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए, एसिटिक एसिड ये सिरका है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? सिरका है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है। जो एसिटिक एसिड वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है, HCl को सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, क्योंकि इसमें जो HCl होता है वो टूटता है H प्लस प्लस Cl माइनस, ये इसमें से पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H6, यहां पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, C2H6O2, C3H6O3, C4H8O4, इसमें देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। देखिए, ग्लूकोज में कितने होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, और 12 हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पर C6H12 होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी मिस्टेक है। देखिए, C6H12 और O6, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, C6H12O6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए 11, बी कुछ नहीं दे रखा है, चलो इसे कैंसिल कर देते हैं, सी 10 और डी 9। ठीक है, अब देखिए देखिए यहां पर सोडियम जो होगा वो 11th होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना हो जाएगा, Na जो होता है वो 11 होता है, Na कितना होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 281 होता है। ठीक है, और सोडियम पर हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर देता है, इसलिए इस पर एक क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये भी बस जान लीजिए। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 होता है, और ये अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग सकता है, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, ये एक धनायन बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is an example of an exothermic reaction। देखिए एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी मतलब जो ऊष्मा को मतलब बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सो, एक्सो मतलब एग्जिट, जो ऊष्मा को बाहर निकालते हैं उसे ऊष्मा छेपी रिएक्शन कहते हैं, जिस अपक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक, देखिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का जमना, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ का गलना। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा है, पानी का जमना यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और डिसॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर यानी पानी में चीनी का घुलना और बर्फ का पिघलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक्सोथर्मिक का, वो क्या होगा, पानी का जमना यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास। देखिए निम्न में से कांच बनाने में उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा कांच बनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सिलिका, बी सोडियम क्लोराइड, और सी आयरन ऑक्साइड, और डी है कॉपर सल्फेट। ठीक है, सिलिका इसका जो साइन होता है वो ऐसा ही होता है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, और कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, अब जो ग्लास होता है वो किसका बना होता है, वह बना होता है सिलिका का। ठीक है, सिलिका का प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, सिलिका का उपयोग कांच बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a property of metals। निम्न में से कौन सी विशेषता धातुओं की है। देखिए धातुओं की निम्न में से क्या विशेषता है, दे आर ब्राइटल, ब्राइटल मतलब नाजुक, ठीक है, या कमजोर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, दे आर नॉन मैलिएबल, ये मुलायम नहीं होते हैं। देखिए जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो धातु होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, यानी इन पर क्या आता है, धनायन आता है, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। देखिए, जो सिल्वर होता है, सिल्वर यानी Ag, और चांदी सोना गोल्ड Au, और कॉपर Cu, एल्यूमिनियम Al। इसमें इन चारों में सबसे अधिक जो गुड कंडक्टर होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, वो सोना को माना जाता है। किसे माना जाता है? सोना यानी गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर चांदी, ये सेकंड नंबर पर रखा जाता है। फर्स्ट नंबर पर गोल्ड, सेकंड नंबर पर चांदी, और थर्ड नंबर पर कॉपर। ठीक है, इस तरीके से सबसे ज्यादा जो हाईली कंडक्टर्स होते हैं वो गोल्ड के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल्स, यानी निम्न में से कौन सी विशेषता क्षारीय धातुओं की है। ठीक है, क्षारीय धातु की विशेषता पूछा गया है यहाँ पर। दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव यानी ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। दे आर हार्ड एंड डेंस, ये कठोर और घने होते हैं। दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी इनके गलनांक उच्च होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये विद्युत के खराब चालक होते हैं। ठीक है, देखिए एल्कली मेटल्स जो होते हैं, जैसे सोडियम, सोडियम क्या है? एक एल्कली मेटल्स, और इन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जो एल्कली मेटल्स होता है वो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ये दूसरे से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दे आर हार्ड एंड डेंस, ये कठोर नहीं होते हैं, ये मुलायम होते हैं। ठीक है, सोडियम जो है वो बहुत ही मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है। ठीक है, अगर कठोर होगा तो ये जल्दी ही रिएक्टिव नहीं होंगे। दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये मुलायम होते हैं तो इनके गलनांक भी क्या होंगे? कम होंगे, यानी इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होगा। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत के खराब चालक भी नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? विद्युत के बहुत ही अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पॉजिटिव आयन होता है, इसलिए ये विद्युत के गुड कंडक्टर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दे आर हाईली रिएक्टिव, यानी ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक। क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस पर कोई द्रव या कोई पदार्थ क्या होता है? गलने लगता है, कोई पदार्थ गलने लगता है। ठीक है, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां पर देखा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। 0 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या होता है? जमने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, वाटर जो है उबलने लगता है। और इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी नाइट्रोजन का क्वथनांक 196 डिग्री सेल्सियस होता है। Which of the following compounds is an example of a salt? निम्न में से कौन सा यौगिक नमक का उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए NaCl, बी NaOH, सी H2O और डी HCl। देखिए HCl, HCl क्या है? एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन है। H2O ये जल का अणुसूत्र है। ठीक है, और ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक क्षार होता है, क्योंकि इसमें OH माइनस आयन है। ठीक है, और सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट यानी नमक, नमक एक लवण होता है। ठीक है, और लवण में ना तो H प्लस होगा ना ही OH माइनस होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा।
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, ठीक है, जो कि एक लवण है और इसी का प्रयोग खाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का अणु सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड का अणु सूत्र क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए H2SO4, बी HCl, सी HNO3 और डी CH3COOH। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक यानी सल्फर, क्या होगा सल्फर, और एसिड मींस यानी उसमें H प्लस आयन होगा, क्या होगा, अगर एसिड है तो उसमें H प्लस आयन होगा। तो यहां देखिए चारों ही ऑप्शन में H आ रहा है, यहां भी H प्लस होगा, यहां भी और यहां भी, तो सभी में H प्लस आयन है, ये कॉमन है, ठीक। अब बात करते हैं हम सल्फर, किसमें सल्फर है, इसमें देखिए S, यानी इसमें क्या है सल्फर, ठीक है, इसमें क्लोरीन है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। बाकी ऑप्शन देखिए क्या होते हैं, ये HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है। CH3COOH ये क्या होता है सिरका होता है, सिरका, ठीक है, यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ विनेगर, यानी सिरके का मुख्य घटक क्या है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4। लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड ज्यादा जब शरीर में लैक्टिक एसिड ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो शरीर को थकान उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड ये मिल्क में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ये नींबू में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, नींबू में सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा, इसमें सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो विनेगर पूछा है, विनेगर का कंपोनेंट क्या होता है, वो एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH होता है, जो कि सिरका का मुख्य घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, ठीक है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब पृथ्वी के यानी एटमॉस्फेयर वातावरण के टेम्परेचर में वृद्धि होती है तब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस होती है, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कहा भी जाता है कि पेड़ों की कटाई जैसे जैसे मतलब आजकल पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है, ठीक है। जैसे अभी आंध्र प्रदेश में देखा था, वहां पेड़ों की कटाई हुई थी, जंगल काट दिया था, ठीक है, IT पार्क बनाने के लिए। तो पेड़ों की कटाई अगर होगी तो टेम्परेचर की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी CO2 की जो CO2 होती है गैस उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 गैस एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो CO2 गैस को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ठीक है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is a reactive element, radioactive element, यानी रेडियोधर्मी तत्व क्या है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है यूरेनियम, ए ऑप्शन यूरेनियम यानी यू, ओ ऑक्सीजन, ओ नाइट्रोजन, एन कार्बन, सी, ठीक है।
यूरेनियम यू, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N और कार्बन C। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें से देखिए क्या होता है। देखिए जो आपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े थे वो सभी क्या है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जो एफ ब्लॉक में एलिमेंट पाए जाते हैं वो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, यूरेनियम। यूरेनियम एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मी एलिमेंट होगा। और यूरेनियम के द्वारा विस्फोटक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। ठीक है, तो उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जैसे एक पीएच स्केल होता है, क्या होता है बच्चों, पीएच स्केल। इस पर 0 से लेके 14 तक नंबर्स होते हैं, बीच में 7 होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, 7 होता है। 0 से लेके 7 तक ये सभी एसिडिक होते हैं, और 7 से लेके 14 तक ये बेस होते हैं यानी क्षारीय होते हैं। ठीक है, यानी 7 से अगर 0 की तरफ बढ़ेंगे तो इसकी अम्लीय की मात्रा अधिक हो जाएगी, और 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो ये अधिक क्षारीय होता चला जाएगा। यानी सबसे अधिक अम्लीय जो होगा वो 0 होगा, और सबसे ज्यादा क्षारीय जो होगा वो 14 होगा। ठीक है, अब बचा बीच में 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, उदासीन। और जल भी एक उदासीन पदार्थ है। जल कैसा है, उदासीन होता है। प्योर वाटर हमेशा उदासीन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका पीएच मान जो है वो 7 होगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस। निम्न में से आदर्श गैस क्या है। निम्न में से आदर्श गैस क्या है, नियोन, आर्गन, जेनॉन और ऑल ऑफ द एबव। नियोन, आर्गन, जेनॉन और ऑल ऑफ द एबव। देखिए आदर्श गैस क्या होती हैं, वे गैसेस जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, और नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव गैस भी कहते हैं, यानी अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, क्योंकि इनके अंतिम कोश जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिससे ये अपने आप में ही स्थायी होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें तोड़ना आसान नहीं होता है। ठीक है, और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, और इसमें से क्या क्या होते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सब क्या है, नोबल गैसेस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी कैसी गैसेस हैं, नोबल गैस यानी नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, नियोन, ठीक है, ये रहा, आर्गन Ar, ठीक है, जेनॉन यानी Xe। ठीक है, तो ये सभी जो गैसेस हैं वो कैसी हैं, नोबल गैसेस हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी आदर्श गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। निम्न में से प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, देखिए इनके सभी के फॉर्मूले लिखते हैं। मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन होता है C4HN। ठीक है, मेथेन कार्बन 1 होता है CH4, एथेन C2H6 यानी कार्बन 2, प्रोपेन कार्बन 3 यानी C3H8 और ब्यूटेन कार्बन 4 यानी C4H10। ठीक है, देखिए प्राकृतिक गैस जो है वो प्राकृतिक स्थानों से मतलब होती है। ठीक है, प्राकृतिक स्थान जैसे दलदली स्थान। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा मेथेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह दलदले स्थानों पर
पाई जाती है। कैसे स्थानों पर? दलदले स्थान पर, यानी जहां कीचड़ पानी वगैरह होता है वहां ये मार्स गैस यानी मीथेन गैस पाई जाती है। और दलदल कहाँ होती है? नेचुरल होती है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन गैस होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? निम्न में से कौन सी क्रिया एंडोथर्मिक का उदाहरण है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा शोषी। कैसी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी, यानी जिसमें ऊष्मा का एब्जॉर्ब होता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब वाटर जब जल जमने लगता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक का उदाहरण है। ठीक है, कंबसन यानी दहन, दहन अपक्रिया, जब किसी को जलाते हैं, मतलब कोई पदार्थ जलाया जाता है तो उसमें से भी ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा रिलीज होती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक होता है। रेस्पिरेशन, सांस लेना यानी श्वसन, श्वसन क्रिया में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस? निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन यानी O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, O2, N2, S2 और CO2। ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब निम्न में से लाइटेस्ट गैस बतानी है, हल्की गैस। हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया? ठीक है, अमोनिया, अमोनिया जो है वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाया जाता है। अब नाइट्रोजन जो होता है वो 7 होता है, परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 7 यानी 2,5, 2,5। ठीक है, यानी इसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी जो हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और किससे ग्रहण करेगा? हाइड्रोजन से ग्रहण करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन के लिए 3H की आवश्यकता होगी और इस प्रकार यह क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा। अगर इसको हम तोड़ के देखें NH3 को, तो ये इस तरीके से कुछ होगा, इस तरीके से NH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अमोनिया यानी NH3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन? यानी जल को शुद्ध करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, डी ऑप्शन क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन HCl, और HCl क्या है? ये एक अम्ल है क्योंकि इसमें H+ आयन है। नाइट्रिक एसिड ये HNO3 यानी ये भी अम्ल है।
अगर अम्ल को अगर जल में मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, कीटाणु तो नष्ट नहीं होंगे लेकिन अम्लीय जरूर हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। सोडियम क्लोराइड ये NaCl होता है जो कि नमकीन होता है, नमक यानी टेबल सॉल्ट। NaCl क्या है, टेबल सॉल्ट। तो जल कैसा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बचा हमारा क्लोरीन यानी Cl, क्लोरीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन की गोली जो होती है वो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है। टैंक में क्या करते हैं, क्लोरीन की गोलियां आती हैं, उनको डाल दिया जाए तो उसमें जल के टैंक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग is the main constituent of the atmosphere। देखिए, निम्न में कौन सा वातावरण का मुख्य घटक है। देखिए, वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी वह मुख्य घटक कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन यानी AR ये सभी जो है वो 1% में पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो गैसेस बचती हैं वो सभी 1% में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की है, इसलिए इसका जो वातावरण का मुख्य घटक जो है वो क्या हो जाएगा, वह नाइट्रोजन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, या विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है। देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर और जूल। देखो, वोल्ट के लिए हम B लिखते हैं, ओम के लिए ये साइन बनता है, एम्पियर के लिए A लिख देते हैं और जूल के लिए J लिख देते हैं। ठीक है, और वोल्ट ये वोल्टेज को नापता है, किसको नापता है, वोल्टेज को नापता है। ओम ये रेजिस्टेंस को नापता है यानी प्रतिरोध को नापता है। ठीक है, एम्पियर ये इलेक्ट्रिक करंट को नापता है यानी विद्युत धारा को नापता है। ठीक है, जूल ये वर्क नापने की इकाई यानी कार्य नापने की इकाई होती है, कार्य की इकाई, कार्य की क्षमता। ठीक है, कार्य करने की क्षमता यानी जूल। ठीक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस यानी ओम और वोल्टेज यानी वोल्ट। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक करंट का मापन किसमें किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का मापन एम्पियर में किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह एम्पियर हो जाता है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वोल्टेज को नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक नापने के लिए एमीटर जिसका मात्रक एम्पियर होता है, और वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है जिसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के लिए धारा नियंत्रक के द्वारा रेजिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, और जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम का साइन ये होता है, ये ओम का साइन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने आज के 30 क्वेश्चन देखे, टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से पढ़िए, याद करिए, बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकें और आपकी परीक्षा में कोई कठिनाई ना हो और आप सरलता से एग्जाम को क्लियर कर पाएं, जिससे आपके लिए एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सुनिश्चित हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।